बहुत शुक्रिया। वैसे पहली बार अमूल को विश्व की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड माना गया है। इसके पहले हम लोग विश्व की स्ट्रॉन्गेस्ट डेयरी ब्रांड के तौर पे तो रैंक थे ही, पर ये एक हमारे लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि हमने जो फूड के क्षेत्र में भी काम शुरू किया है पिछले 1-2 सालों में, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे डेयरी बेस्ड स्नैक्स हो, पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स हो, हनी हो वगैरह। तो फूड प्रोटेक्ट में प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में भी अमूल की जो एक्सपांशन है, उसकी भी एक विश्व लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है। और ये ब्रांड जो 36 लाख किसान जिसके मालिक है और एक कोऑपरेटिव संस्था है, वो कैसे हमारे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में एक सेतु बनने का काम करके आज एक विश्व में एक टॉप रेटेड फूड ब्रांड की हमको जो रिकॉग्निशन मिली है, बड़ी खुशी की बात है। और हमें विश्वास दिलाती है ये बात कि हम जितनी ज्यादा और चुस्ती से इस पे काम करेंगे, उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स भी हम भविष्य में ला पाएंगे। वेल एब्सोल्युटली। साथ ही साथ जयंत जी, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए फिलहाल, तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू में किस तरह का इजाफा हुआ है और किस तरह का ट्रेंड आप बनाए रखना चाहते हैं? अब वैसे आप जानते हो कि अमूल का जो सेल्स टर्नओवर है वो 80,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट $10 बिलियन का है। देश की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी ब्रांड और डेयरी ब्रांड तो अमूल है ही है। पर साथ साथ में कैटेगरी एक्सपांशन का जो काम हम कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में ग्रोथ का जो काम है थ्रू कैटेगरी एक्सपांशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन, तो ये सब के माध्यम से, और साथ में जैसे ये रिपोर्ट में कहा गया है कि अमूल की जो मार्केटिंग कैंपेन है, हमारा जो यूनिक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है और ब्रांड कनेक्ट है, जो मार्केट शेयर की ग्रोथ लाने में मदद करता है, तो ये सब चीज की वजह से ही अमूल का ओवरऑल वैल्यूएशन भी बढ़ा है, एक्सेप्टेंस भी बढ़ा है, ब्रांड स्कोर भी बढ़ा है, और आगे जाके एक फाउंडेशन जो है इस संस्था का, वो ज्यादा ग्रोथ ला सके, उस दिशा में काम कर सके, वैसा एक मोमेंटम बन चुका है। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि सारे लेवल्स पे यहाँ पर अमूल एक टॉप कंपनी है। अगर इंडियन मार्केट्स में ही देखा जाए तो दूध में कंपनी का शेयर 75% है, बटर में 85% है, चीज़ में 66% भी है। अब आने वाले भविष्य में, क्योंकि त्योहारी सीजन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा, कैसे देखते हैं आप इन सभी सेक्टर्स में आगे जाती हुई ग्रोथ? ये तो मोमेंटम का टाइम है। हर प्रोडक्ट की कैटेगरीज, हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसमें, तो ये समर भी अच्छा रहा, तो हमारे आइसक्रीम कैटेगरी को भी अच्छा ग्रोथ मिला। अभी इस सीजन में भी जो बटर है, चीज है, घी है, और सभी डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिठाई है, खास करके ये सबका मोमेंटम भी काफी अच्छा है। ग्रोथ और जो एक वॉल्यूम ग्रोथ और कैटेगरी एक्सपांशन का जो फायदा हमें मिल रहा है, उसका भी हमारे मार्केट शेयर में काफी अच्छा इंपैक्ट हो रहा है और टर्नओवर की ग्रोथ में भी वो मदद कर रहा है। So overall, next 3 months will be very good, and I'm sure उसके आगे भी जिस हिसाब से हमारे पास दूध की प्रोक्योरमेंट में अच्छी ग्रोथ आ रही है, वो हम लोग आगे जाके भी पूरे साल भर में भी अच्छा ग्रोथ दर्ज कर पाएंगे। ऑलराइट। और जैसे आपने कहा कि गर्मियों में तो आइसक्रीम की बिक्री अच्छी खासी हुई, और क्यों ना हो, बिकॉज इस बार गर्मियां लंबी थी, सीवियर भी थी, और आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी हैं। लेकिन अब अगर त्योहारों की बात की जाए तो शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल के मुकाबले आंकड़ों के हिसाब से आप कितना यहाँ पर डिमांड में ग्रोथ देखते हैं? Yeah, double digit growth is what we had planned for and which we are getting already. तो हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में उस तरह से मोमेंटम है। हर सेगमेंट में भी, कंज्यूमर सेगमेंट हुआ, मॉडर्न ट्रेड का सेगमेंट हुआ, होरेका सेगमेंट हुआ, इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज का सेगमेंट हुआ, एक्सपोर्ट्स हुआ, तो हर एक कैटेगरी में अच्छा ग्रोथ अभी जो प्लान किया था उस हिसाब से हो रहा है। कैपेसिटी एक्सपांशन भी हमने उसी तरह से प्लान की थी। तो ओवरऑल ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ। ऑलराइट, तो फिर चाहे इंस्टीट्यूशनल है, होरेका है, कंज्यूमर है, सभी लेवल्स पे यहाँ पर ग्रोथ है। ये तो इंडियन मार्केट्स की बात हुई जयंत जी, लेकिन भारतीय प्रवासियों के लिए कंपनी ने काफ़ी काम किया है। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने यूएस में काम होता हुआ देखा है, एक्सपोर्ट नंबर्स तो आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं ही। वहाँ पर किस तरह के आंकड़े हैं? यूएसए में दूध लॉन्च का काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। यूएस के इतिहास में पहली बार 6% फैट का अमूल गोल्ड मिल्क हमने लॉन्च किया, तो हमारा जो आधे से ज्यादा जो बिजनेस आ रहा है दूध का वॉल्यूम, वो फुल क्रीम मिल्क से और हाई फैट मिल्क से आ रहा है, तो उसका एक काफी पॉजिटिव रिस्पांस हमको मिला है। आगे जाके भी हम लोग वहाँ पे दही, छाछ, पनीर और फ्रेश प्रोडक्ट्स भी लोकल मैन्युफैक्चर करके मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, और देशों में भी इस पे काम चल रहा है, और वेरी शॉर्टली वील बी मेकिंग सम अनाउंसमेंट्स ऑन दैट आल्सो।
और अगर भारतीय बाजारों की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह का कंपटीशन देखते हैं आप, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर एवर इवॉल्विंग है, नए प्रोडक्ट्स चाहिए, नए फ्लेवर्स चाहिए, तो हमने वो सभी कंपनीज को इन सम सेंस आता हुआ देखा है। अमूल इसमें क्या कर रहा है? इंडियन डेयरी कैटेगरी मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड वी आर फॉर्चुनेटली हम लोग सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज में है, तो दूध दही छाछ और फिर पनीर और जो फ्रेश प्रोडक्ट कैटेगरीज उसमें है। साथ में लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट्स हुआ, बटर हुआ, चीज हुआ, मिल्क पाउडर्स, आइसक्रीम, बेवरेजेस, आई मीन मिठाई, यू नेम द प्रोडक्ट कैटेगरी वी आर देयर और इंटेंडिंग टू एक्सपांड अवर प्रेजेंस देयर। तो इंडिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विश्व में दूध का, विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी है दूध का। और जिस हिसाब से अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन हो रहा है, इनोवेशन इन न्यू प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, नई कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो इस मार्केट के मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए वी आर वेल पॉइज्ड एंड ज्यादा ही कोशिश उस दिशा में हो रही है कि वी आर एबल टू मीट द डिमांड अक्रॉस इनकम ग्रुप्स, अक्रॉस रीजनल ज्योग्राफीज एंड अक्रॉस डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी। ऑलराइट, और ये सवाल त्योहार आते आते सबकी जुबान पे होगा कि क्या आगे जाकर दूध के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? आप कस्टमर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली करंट लेवल्स पे ही निकल जाएगा। तो ओवरऑल मार्केट काफी स्ट्रांग है, डिमांड भी काफी स्ट्रांग है और अभी प्राइस का कोई चेंज का कोई गुंजाइश नहीं है। सो ओवरऑल आई एम श्योर पीपल विल कंज्यूम मोर एंड मोर डेयरी प्रोडक्ट्स दिस फेस्टिव सीजन एंड और अगर कंज्यूमर्स खुश रहेंगे और ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स खुशी खाएंगे तो हमारे जो दूध उत्पादक हैं उनके घर पे भी खुशियां उतनी ही पहुंचेंगी। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन वी आर लुकिंग एट। ओके, ये तो अच्छी खबर है क्योंकि दूध के प्राइसेस ऑलरेडी हमने बढ़ते हुए देखे थे लास्ट क्वार्टर में, तो अगर इस बार नहीं बढ़ने वाले हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। जैन जी, आपने ये भी कहा कि मिठाई का मार्केट का शेयर बढ़ाने पर काम आप कर रहे हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ और किस तरह की मार्केट शेयर और आगे के लिए क्या प्लानिंग है? हमारे जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी रही पिछले 1-2 साल में, हमने काफी सारे फ्रेश मिठाई के कैटेगरी एक्सपांशन किया। तो अमूल की काजू कतरी से लेके अमूल के पेड़े और 20 प्रकार की फ्रेश मिठाई हमने प्लांट से बना के लोकली बेचना शुरू किया। तो वो एक काफी अच्छा ट्रैक्शन हमको मिल रहा है और ई कॉमर्स हो, क्विक कॉमर्स हो, मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स हो और अमूल के पार्लर्स हो। तो इस त्योहार के अभी जो इनिशियल जो राखी का त्योहार हुआ उसमें हमने देखा कि बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आया है पिछले साल के कंपैरिजन में और आगे जाके जब जन्माष्टमी, नवरात्रि, दिवाली और भाई दूज और सब फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो यही जो मिठाई है हमारी फ्रेश मिठाई और लॉन्ग लाइफ मिठाई, वो दोनों में काफी अच्छा ग्रोथ आएगा, वैसा हमें दिखता है। कुछ क्यू कॉमर्स के आंकड़े में शेयर करूं आपके साथ, तो ये राखी के दिनों में वी सोल्ड मोर काजू कतरी देन इवन बटर ऑन द क्यू कॉमर्स पोर्टल्स। तो दैट शोज कि एक अमूल की मिठाई का जो ट्रैक्शन है वो हर दिशा में, हर कैटेगरी में बढ़ रहा है। ऑलराइट, और क्योंकि आप ओमनी चैनल पे यहाँ पर काम करते हैं जयंत जी, आपने जैसे कहा भी कि ई कॉमर्स है या क्विक कॉमर्स है या ऑफलाइन है, सभी जगह बिजनेसेस अच्छे खासे चले हैं, तो अगर ओवरऑल मार्केट शेयर इस हिसाब से भी देख लें कि कितना कहाँ कैसे बिकता है और क्या ग्रोथ सेंस है? कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं अमूल की, दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, आइसक्रीम, बेवरेजेस, ये सब में क्यू कॉमर्स का शेयर काफी बढ़ रहा है। ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स जो है उसका ट्रैक्शन काफी अच्छा हो रहा है। तो हम देश की सभी ई कॉम क्यू कॉम कंपनीज के साथ मिलके ये कैटेगरी एक्सपांशन और मार्केट शेयर बढ़ाने में काम कर रहे हैं। साथ में अमूल ने भी खुद अपना डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स चैनल भी खोला हुआ है, shop.amul.com, जिसमें हमारे प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हम एक्सक्लूसिवली उसी पे बेचते हैं और साथ में बाकी सब प्रोडक्ट्स भी हमारे जो 13 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, उसके थ्रू देश के 25,000 से ज्यादा पिन कोड में आज बेच रहे हैं। और आगे जाके हमारी 80 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, उसको भी हम क्यू कॉम एनेबल करके, ई कॉम एनेबल करके लोगों तक डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू रिटेलर भी पहुंचने का प्लान कर रहे हैं। सो देश के जो कस्टमर्स हैं वो जिस फॉर्मेट में शॉपिंग करें, सो अमूल हैज टू हैव दिस ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी विच वी आर परस्यूइंग, और उसकी वजह से ही काफी अच्छा ग्रोथ हमको हर मार्केट और हर सेगमेंट में आ रहा है। एक और जो पिछले कई महीनों में हमने एक चिंता आते हुए देखी है वो है मिलावट को लेकर, और सीजन आते आते तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है और देखा भी जाता है नंबर्स के तौर पर कि मिलावट की काफ़ी सारी खबरें आती हैं। अमूल इससे टैकल करने के लिए कैसे काम कर रहा है? इसमें दो पहलू हैं। एक, जो प्रोडक्ट डुप्लीकेशन होता है उस पर हमको ध्यान रखना पड़ता है और उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और फूड सेफ्टी
की टीम के साथ हमको मिलके काम करना पड़ता है। और दिस इज वेयर इट्स द मेन चैलेंज फॉर एवरी पैकेज फूड इंडस्ट्री, और सभी मिलके इस दिशा में काम हम लोग जैसे देख रहे हैं हो रहा है। और कस्टमर्स को भी हम यही कहते हैं कि आप चौकन्ना रहें, और जो ऑथोराइज चैनल है हर संस्था की, उसके माध्यम से आप प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, अमूल के ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, अमूल के रिटेलर्स हुए, अमूल के पार्लर्स हुए, और जो फूड सेफ्टी कंप्लायंट बिजनेस हाउसेस हैं उनके साथ आप डील करेंगे, तो हर कंज्यूमर को जो प्योरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मिलते रहेंगे। साथ में हमारे भी जो मानक है क्वालिटी के, वो नॉर्मल से काफी ऊंचे हैं, तो हम भी पूरी सप्लाई चेन में एंटी एडल्ट्रेशन और मल्टीपल वेज टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ रॉन्ग हैपनिंग, वो अपनी तरफ से भी हम चौकन्ना है। और लोग ट्रस्टेड ब्रांड की तरफ ज्यादा जाते हैं ऐसे समय पे, और अमूल ही ऐसा विश्वसनीय ब्रांड है जो वो आंख मूंद के खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी अमूल का पैकेज प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल सेफ होगा और हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड का होगा। ऑलराइट जयन जी, एक फाइनल सवाल देन, और त्योहारी सीजन में, और आप कहते भी रहते हैं कि अमूल के हमेशा पाइपलाइन में कुछ ना कुछ होता है, आप नया नया कुछ यहाँ पर लॉन्च कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट नहीं तो फ्लेवर, तो त्योहारी सीजन में अमूल से अब कंज्यूमर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन से नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं? मेजर तो जो कैटेगरीज हैं जो लोग ज्यादा देखना चाहते हैं वो है मिठाई की कैटेगरी, तो उसमें हम 2-3 नए प्रकार की मिठाई ला रहे हैं। चॉकलेट कैटेगरी में भी हमने जो नई प्रीमियम चॉकलेट्स लॉन्च की है उसका भी एक मार्केट एक्सपेंशन का काम चल रहा है। बेवरेजेस में प्रोटीन सेगमेंट हम लोगों को हेल्दी ईटिंग की तरफ ले जा रहे हैं, तो उस पर भी 2-3 नए प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। तो बेसिकली हर कैटेगरी में नई एडवर्टाइजिंग और प्रचार के माध्यम से, नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से और नए पैकेजिंग के माध्यम से हम कस्टमर्स तक त्योहार की खुशियां पहुंचाना चाहते हैं। और आगे भी विल कीप लॉन्चिंग न्यू वेरिएंट्स एंड न्यू कैटेगरीज एंड न्यू फॉर्मेट्स, ताकि लोगों की खुशियां इस त्योहार के सीजन में बढ़ती रहें। वेल एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया जयन जी हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज अमूल यहाँ पर टॉप रेटेड वर्ल्ड डेयरी ब्रांड तो रहा ही है, लेकिन अब अमूल यहाँ पर टॉप रेटेड फूड ब्रांड के तौर से भी निकला है, और वो एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी जयन मेहता जी के साथ। बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए। एक और चीज़ जो जयन जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कही वो ये कि अब इस सीज़न में यहाँ पर दूध के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, डिमांड अच्छी खासी होने की एक्सपेक्टेशन है, डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन यहाँ से फिलहाल आती हुई, जहाँ तक वे दूध और दूध प्रोडक्ट्स की बात है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी यहाँ पर समय है, जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ। कमोडिटीज में आप कैसे बनाएं स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. स्वागत है आपका। बात अब यहाँ पर कमोडिटी स्ट्रैटेजीज की करेंगे, और वो बनाने में हमारी हेल्प करने के लिए chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया हैं और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आपके टॉपिक्स लेना चाहेंगे। अजय जी, कैसे देखते हैं आप बाजार को? आज तो FOMC के मीटिंग के मिनट्स हैं, फ्राइडे को यहाँ पर जेरेमी पावेल की स्टेटमेंट है, और ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बावजूद भी काफ़ी सारा डेटा है, लेकिन आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। हम जियो पॉलिटिकल के हिसाब से भी देखेंगे और पॉलिटिकल के हिसाब से भी देखते हैं, तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट भी आया है उसके बाद लगता है कि थोड़े बहुत और कंसर्न्स आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर मुझे लगता है मॉर्निंग से ही मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना है, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 0.5 का रेट कट आ सकता है, जिसके चलते सीज फायर का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो $2500 के इर्द गिर्द मार्केट काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 71,700 इज गुड टू बाय, 71,300 का स्टॉप लॉस रखो। अपसाइड लिमिटेड है, बट 72,200 250 तक का लेवल एक बार हम गोल्ड में देख पाएंगे। ओके, तो तेजी यहाँ पर सोने में बरकरार रह सकती है। विकास, आप कैसे देखते हैं स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, और आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्रेशियस मेटल्स में क्या है? गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, देखिए कॉमेक्स में तो इस एक लाइफ टाइम हाई लगता हुआ नजर आया $25-30 तक में, और ये वीक बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है क्योंकि इवेंट्स बहुत ज्यादा है आजकल और परसों मिला के। तो गोल्ड एक सीमित दायरे पे काम करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे कॉमेक्स की बात करूं चाहे MCX की। कॉमेक्स में $2470-75 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और $25-30-35 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो गोल्ड एक दायरे में काम करेगा। एग्रेसिव ट्रेडर 71,500 400 के करीब एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं, 71,100 के स्टॉप लॉस पे।
हाई रेंज पे टारगेट 72,150 से 72,200 दिखेगा। कोई भी बड़ा मूव गोल्ड में 72,250 72,300 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले एग्रेसिवली बड़े पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए गोल्ड में। और सिल्वर की बात करूं मैम, तो सिल्वर 85,600 700 के ऊपर बाई करना चाहिए। वहां से हमें एक अच्छा अप मूव देखने मिलेगा 86,500 और 87,000 तक, और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 85,000 के नीचे का। जी मैम। ओके, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में ही अब ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है कि रेट कटौती हम बड़ी आता हुआ देखेंगे और बाजार उसे ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता और ऐसा कोई एक प्रोबेबिलिटी बनती है अजय, तो फिर आपको लगता है कि जो इतना सारा यूफोरिया है ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जी पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ है पिछले 7-8 महीने का, हमने नो डाउट चाइना से फिजिकल डिमांड थोड़ा सा एक स्टेप अप देखा, लेकिन आगे जाके उम्मीद है नो डाउट अगर हम 0.5 अगर 0.25 का रेट कट भी आता है विच विल एक्चुअली अ नेगेटिव फॉर गोल्ड, तो वो एक थोड़ा जरूर कंसर्न है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि अगर ऐसा होता है 0.25 का रेट कट आएगा, प्राइजेस में बहुत ही बड़ा फॉल आ जाएगा, तो ये मेरे को नहीं लगता है। हमने पहले भी देखा कि 2420 के आसपास का एक सपोर्ट है, तो थोड़ा बहुत मार्केट एक निराशाजनक मूव देख सकता है, जो डोमेस्टिक मार्केट में फिर से हम 70 से 70-500 के जोन में एक बार आते हुए दिखेंगे। बट डाउटफुल बहुत है, बिकॉज रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है और बाकी आगे इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट भी है, ये सबको देखते हुए लगता है कि 0.5 का रेट कट रहेगा और आगे भी ये रैली रहेगी। हाँ, एक चीज चांदी में एक हम बोल सकते हैं कोरिलेशन ऐसा है, पिछले 2 साल से मैं वॉच कर रहा हूँ, जब भी चांदी की एक्सपायरी आती है तो जनरली आप कोई भी एक्सपायरी उठा के देख लीजिए, मार्केट में करेक्शन आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हम देख रहे हैं कि 90 के करीब जाकर रुक गया है, 86 से 90 के बीच में। इंटरनेशनल में भी $30 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा, तो अगला 2 से 3 दिन काफी इंपॉर्टेंट है चांदी के लिए, क्योंकि अगर 30 के लेवल ब्रीच होते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी, और वो साथ में 32 साढ़े 32 तक ले जाएगा। डोमेस्टिक में भी हम देखेंगे प्राइजेस 87 88 चल जाएगा। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया कि इनकेस अगर 0.5 की जगह 0.25 का रेट कट आता है, थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट थोड़े चेंज होकर आते हैं, तो वो मुझे लगता है एक टेम्पररी करेक्शन जरूर देगा, बट लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस नहीं आए। ऑलराइट, तो एक टेम्पररी यूफोरिया या वॉल्टिलिटी के लिए बाजार को यहाँ पर डेफिनेटली तैयार रहना ही चाहिए। ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन विकास अगर मेटल्स की बात की जाए तो ये हफ्ता, पिछला हफ्ता भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन था। मल्टी वीक मल्टी मंथ हाइस पे ज़्यादातर मेटल्स कारोबार कर रहे हैं। इन लेवल्स पे क्या अब भी आपको लगता है कि खरीदारी की जा सकती है? जी मैम, कॉपर में अभी देखने को मिल रहा है कि कॉपर ने अपने डेली चार्ट्स में 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया वापस से। तो कॉपर में अगर कोई भी डिप मिलता है 800 799 के करीब में, तो कॉपर में एक बाई का ट्रेड लिया जा सकता है। 792 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड यहाँ से कॉपर में 812 और 818 के टारगेट इजीली देखने मिल सकते हैं। और जिंक वैसे ही एक ब्रेकआउट के साथ में चल रहा है, जिंक के चार्ट्स बहुत ही रोबस्ट है। तो जिंक में अगर कोई भी डिप मिलता है 265 264 के करीब पे, तो जिंक में बाई का ट्रेड लेना चाहिए। 263 263 के स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 269 और 272 तक जिंक मूव कर सकता है। जी मैम। ऑलराइट, तो कॉपर और जिंक में तो खरीदारी करनी ही चाहिए। साथ ही साथ अजय, आपको लगता है एल्यूमिनियम भी यहाँ से भागेगा? और हाँ बिल्कुल, एल्यूमिनियम में हमने देखा रिसेंटली जो डेटा सेट दिखा रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पहले सरप्लस था वो काफी हद तक कम हुआ है, और साथ में जो चाइना के प्रोडक्शन कट है वो जो ग्लोबल सरप्लस है उसको इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। नो डाउट अब एक टेक्निकल बैरियर हम बोल सकते हैं कि $2500 का बन चुका है एलएमई पे। जब तक 2500 का लेवल ब्रीच नहीं होता, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, बट एमसीएक्स पे जिस ढंग से हमने 220 के ऊपर प्राइस को निकलते हुए देखा है, मुझे लगता है एज कम्पेयर टू बाकी मेटल की अगर बात करें, एल्यूमिनियम में मुझे लगता है बड़ी तेजी जल्दी बन सकती है। इसी के लिए 2-3 दिन का व्यू लेके चलिए, 225 पे लीजिए, 220 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट मुझे लगता है 234 तक मिल सकता है अगर हम 1 वीक का व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि कभी भी इसमें ब्रेकआउट आ सकता है एल्यूमिनियम। ओके, तो खरीदारी फिलहाल यहाँ पर प्रेशस मेटल्स ही नहीं, बेस मेटल्स में भी आपको करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है और काफ़ी सारे मौके हैं, रीजंस हैं, फंडामेंटल्स हैं जो आगे जाकर इसे और भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया विकास, अजय, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।